हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं केस स्टडी लेकर आया हूं बिग बास्केट के ऊपर। बिग बास्केट ने कैसे फंडिंग उठाई, कैसे ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बनी। आज बिग बास्केट की नेट वैल्यूएशन 13,500 करोड़ रुपए है। वीएस सुधाकर जी ने 2011 के अंदर बिग बास्केट को चालू करा था। कैसे इन्होंने फंडिंग उठाई, कंपनी को बड़ा करा, कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेके, फंडिंग मॉडल से लेके, रेवेन्यू मॉडल से लेके सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देने वाला हूँ। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग उठानी है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख के जाना। देखिए, बिग बास्केट की शुरुआत तो 2011 में हो चुकी थी, बट इनके फाउंडर्स ने उससे पहले ही एक कंपनी चालू कर चुके थे ऑनलाइन ग्रोसरी की। वो चालू करी थी 1999 के अंदर। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, उस समय .com का बूम तो आ रहा था, बट फिर भी लोग ऑनलाइन खर्चा नहीं करते थे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, कोई ऑनलाइन पैसा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस समय किसके पास मोबाइल फ़ोन था, लैपटॉप था, अच्छा इंटरनेट था, बहुत कमी थी। 1-2 साल इन्होंने ट्राई करा, ऑनलाइन करते करते इनको समझ में आ गया कि ऑनलाइन हमारा बिजनेस अभी नहीं चलने वाला है। तो फाइनली इन्होंने ऑनलाइन का ड्रीम गिव अप कर दिया और ऑफलाइन मॉडल पे आ गए। ऑफलाइन बिजनेस को रन करा, काफ़ी अच्छा चला, रेवेन्यू जनरेशन हुए, बट एक पॉइंट पे आके इनको समझ आ चुका था कि हम कितनी भी कोशिश कर ले पूरे देश भर में फैलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, अब इतनी ईजिली हम नहीं फैल सकते। इसलिए फाइनली इन्होंने अपना जो ऑफलाइन बिजनेस मॉडल था उसको आदित्य बिरला ग्रुप को सेल आउट कर दिया। उसके बाद ये रुके नहीं, वापस ही ऑनलाइन मॉडल के अंदर आए 2011 के अंदर। 2011 में इन्होंने वापस अपनी ऑनलाइन कंपनी चालू करी बेंगलोर के अंदर। अब बेंगलुरु में इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि मेट्रो सिटी है, टेक सिटी है, काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जो वर्क पे जाते हैं। इन्होंने मार्केट के अंदर प्रॉब्लम को क्या देखा, देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है जो सबकी डिमांड है एंड सबकी नीड भी है। आज हर आदमी को खाना है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर आदमी खाता है। तो ये जो मार्केट साइज है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, कोई नीश मार्केट नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या आती है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, अगर मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे रोज़ काम पे जाना पड़ रहा है, तो फ्रूट्स कहाँ से आएंगे टाइमली, शॉपिंग पे कौन जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। फ्रूट्स का सिलेक्शन करो, क्योंकि जब हम छोटी सिटीज़ में रहते हैं ना, वहाँ हमारे पेरेंट्स होते हैं जो सब्जी खरीद के लाते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो एक एक चीज़ को चेक करते हैं कि चीज़ सही है या नहीं है, इसका रेट सही है या नहीं है। बट मेट्रो सिटीज़ हमारे पास टाइम का होता है, हमें तो फटाफट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसी प्रॉब्लम को इन्होंने देखा, इन्होंने ये सोचा काश ऐसा हो जाए कि बंदे को बाहर निकलना ही ना पड़े, घर बैठे बैठे फ्रूट्स आ जाए, सब्जी आ जाए, जो भी घर के अंदर सामान उसको चाहिए ज़रूरत का, वो सारा घर बैठे बैठे मिल जाए। अब अगर मैं अमेज़ॉन से कंपेयर करूं तो अमेज़ॉन A to Z चीज़ों के अंदर है, वो सब चीज़ें बेचता है। बट ये लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फास्ट फूड, खाने की चीज़ें सेल आउट करते थे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर। इनकी वेबसाइट को मैंने पर्सनली विजिट भी करा, काफ़ी अच्छे से चेक करा। वेबसाइट इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है, सिंगल क्लिक OTP में आप शॉपिंग कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। बट इनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, इन्होंने ना खुद के प्रोडक्ट्स को क्रिएट नहीं करा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्वेंट्री खरीदते हैं बल्क के अंदर, जैसे डीमार्ट करता है, फिर ऑनलाइन उसको बेचना चालू करते हैं। अब डीमार्ट के पास फ़ायदा क्या है कि डीमार्ट वेजिटेबल्स नहीं रखता है, ऐसे फूड्स को रखता है जिसको वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। इनके साथ दिक्कत क्या थी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में ज़्यादा डीलिंग कर रहे थे, तो उनको फास्ट रोटेशन में डालना पड़ता है। प्लस ये मीट्स भी सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे रोटेशन आपका फास्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बल्क के अंदर 1 लाख एप्पल्स खरीद लिए, वेजिटेबल्स खरीद ली, बट अगर आप उसका सप्लाई नहीं कर पाए तो वो ख़राब हो जाएगी, स्टॉक आपका डेड हो गया। दूसरी दिक्कत, कस्टमर को अगर आज वेजिटेबल्स चाहिए ना, अगर आज मुझे फ़ोन चाहिए होगा तब मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वेट कर सकता हूँ फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से फ़ोन आने का, कंप्यूटर आने का, लैपटॉप आने का, या कोई एक दूसरी आइटम आने का। बट मैं खाने का कैसे वेट करूँ, अगर आज मुझे कोई चीज़ खानी है तो वो मुझे आज ही खानी है। तो यहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था डिलीवरी को लेके। यही दिक्कत जोमेटो के साथ भी है, क्योंकि आज मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर करता हूँ, अब वहाँ पे जोमेटो के लिए दिक्कत क्या थी कि जहाँ पे उसको डिलीवरी करनी है, उस लाइन के अंदर कोई किसी भी और पर्सन को डिलीवरी नहीं चाहिए या नहीं ऑर्डर आया, तो एक सिंगल पर्सन के लिए डिलीवरी बॉय को इतनी दूर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ती है, कॉस्टिंग से कंपनी को नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं। एंड आज भी बिग बास्केट 10 साल मार्केट में ऑपरेट करने के बाद लॉस के अंदर चल रहा है। बिग बास्केट आज के टाइम में सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या जयपुर जैसी सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। छोटी सिटीज़ में क्यों नहीं जा पा रहे, देखिए यहाँ पे उनके बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो दिक्कत क्या है कि आज के टाइम में
अगर मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल मंगा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी कॉस्ट भी देखता हूँ। देखिए, बेंगलोर में ट्रैवल करना महंगा है, किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, वो किसी ना किसी प्रोफेशन में है। तो वहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो अपना टाइम निकाल के ट्रैवलिंग पे जाए। प्लस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब के अंदर होते हैं, प्रोफेशन के अंदर होते हैं। बट छोटे सिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कभी भी आदमी बिग बास्केट की सर्विसेज को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा 50 रुपये डिलीवरी चार्ज क्यों दूँ, 60-70 रुपये मैं क्यों दूँ, जब मैं पास में जाके खुद मेरे 10 मिनट या 15 मिनट खर्च करके लेके आ सकता हूँ सब्जियाँ और फ्रेश वेजिटेबल्स। प्लस हर सैटरडे संडे को आदमी को ये भी लगता है कि यार मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, डी मार्ट में जाता हूँ, बिग बाज़ार में जाता हूँ, रिलायंस में जाता हूँ, वहाँ जाके कुछ शॉपिंग करता हूँ, उससे मेरे को बाहर निकलने का समय मिलेगा, टाइम मिलेगा। बट बड़ी सिटीज़ में ऐसा नहीं है। तो ये इनकी रीच का एक लिमिट था कि बड़ी सिटीज़ में ये ऑपरेट कर पाए। उसके बाद शुरुआत में देखो इन्होंने कैसे शुरुआत करी थी। पहले ये इन्वेंट्री खुद नहीं रखते थे, दुकानदारों से टाई अप करते थे, रिटेल स्टोर्स वालों टाई अप करते थे। वहाँ पे इनके कमीशंस कम थे। जैसे ही ऑनलाइन ऑर्डर आता था, रिटेल शॉप से माल उठाया और उसके बाद सीधा कस्टमर को डिलीवर कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने देखा कि इस जगह पे डिमांड ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे हम खुद की इन्वेंट्री रखेंगे, ये माल सबसे ज़्यादा बिकता है, वहाँ पे बाद में इन्होंने स्टॉक्स रखना चालू करे, बल्क परचेजिंग करना चालू करे, जिससे इनके प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़े। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के बाद ये लोग ज़्यादा खेल पाए, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिटेबल नहीं हुए। इनके काफ़ी सारे नेट लॉसेस थे, अराउंड 10 से 15% नेट ऑपरेटिंग लॉस के अंदर ही ऑपरेट कर रहे थे। अब इनको फिर फंडिंग कैसे मिली? अगर बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, आइडिया अच्छा नहीं, तो फंडिंग कैसे मिली? देखिए, बिग बास्केट को उसके मॉडल की वजह से, इनोवेशन की वजह से फंडिंग नहीं मिली। फाउंडर्स का एक्सपीरियंस बहुत पुराना था। कई बार ये चीज़ भी आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कंपनी नहीं है, कंपनी में इनोवेशन नहीं है, बट फाउंडर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे फाउंडर पहले 11 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, जो पैसा उन्होंने कंपनी बेच के कमाया था, वही पैसा उन्होंने बिग बास्केट में डाल दिया, बूटस्ट्रैप करा। उसके बाद अलीबाबा ग्रुप, पेटीएम ने अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करा। अब तो ये बड़ी कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स पैसा बाहर कैसे निकालेंगे जब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहे, लॉसेस में चल रहे? देखिए, इनका खुद का कोई इनोवेशन नहीं है। ये करते क्या, बेसिकली कर क्या रहे हैं, डिलीवरी का ही तो काम कर रहे हैं। आज एक कोक की बॉटल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, कोई इनोवेशन थोड़ा है, ये तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आज मैं खुद जाके खरीद सकता हूँ, ऑनलाइन एक वेबसाइट बनानी है, वहाँ पे जाके इसको सेल कर सकता हूँ, कोई इनोवेशन नहीं है, खुद मैं भी कर सकता हूँ। और कोई भी फंडिंग उठा के लाएगा तो इजीली इनका कॉम्पिटिटर बन सकता है। एंटी बैरियर बहुत वीक है इनके साथ। बट यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे इनका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, इनका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, इनके पास डेटा बेस बढ़ता जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कैसे हम आईपीओ निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिग बास्केट जो चीज़ को सर्व कर रहा है ना, वो एक आदमी की नीड नहीं है, वो पूरे इंडिया की नीड है। हर आदमी को खाना है, पीना है, एंड सबको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इनका मार्केट बहुत बड़ा है। ये सिर्फ जो बड़ा मार्केट है ना, उसकी बेसिस पे इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, ये उनको पता है एक टाइम बाद जैसे ही इनका आईपीओ आएगा, पब्लिक से पैसा उठाएंगे, उसके बाद सीधा ये एग्जिट मार जाएंगे। तो इसलिए इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट करा बिग बास्केट के अंदर। एक तो फाउंडर्स की प्रोफाइल देके कि इनको 11 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। फूड इंडस्ट्री का मार्केट शेयर हमेशा बड़ा ही होता है, क्योंकि हर आदमी को खाना है। ऐसा इंडिया में कोई भी आदमी नहीं है जो बिना खाए पिए चल सकता है, इसलिए इनका मार्केट शेयर बड़ा है। बट पॉइंट वही है, डिलीवरी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, फ्रेश फूड एंड स्टॉक्स को मेंटेन करना, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। वहीं जोमेटो के पास इनोवेटिव आइडिया क्या है कि वो फ्रेश फूड जो भी रेस्टोरेंट में बनता है, खाली कस्टमर को ऑर्डर करना है, रेस्टोरेंट वाला बनाएगा, फटाफट वो जाकर डिलीवरी कर देंगे। इनको स्टॉक रखना पड़ता है, स्टॉक खराब हो गया तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरी वो चीज़ लॉस के अंदर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपको और बिजनेस के केस स्टडी जानना है, मॉडल्स के बारे में जानना है, फंडिंग्स के बारे में जानना है कि इन कंपनीज के अंदर कैसे फंडिंग हुई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। हम उस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि उस कंपनी में फंडिंग क्यों हुई, कैसे इन्वेस्टर एग्जिट मारेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।